यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। आज हम बात करेंगे उस समय की जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज था और क्राइम अपनी चरम सीमा पर था। मुंबई में गन पॉइंट पर खुलेआम रॉबरी और रेप हो रहे थे। वो समय था 1990s का। तब एक ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की मुंबई में पोस्टिंग हुई जिसने अंडरवर्ल्ड को जड़ से हिला दिया था, जिसका नाम था प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा मुंबई के नहीं थे, इसलिए अपने शुरुआती दिनों में अकेले ही पुलिस क्वार्टर में रहते थे। उन्हें मुंबई की चहल पहल में ढलने में वक्त लगा और उनकी यह जॉब, जो किसी एडवेंचर मूवी से कम नहीं थी, हर रोज इस जॉब के साथ मौत का खौफ बना ही रहता था। उस दौरान दाऊद का मुंबई पर बोलबाला बहुत था। वो अपने आप को बिजनेसमैन बोलता था और उसकी कंपनी का नाम था डी कंपनी। मगर असल में उसका हाथ हर इलीगल बिजनेस के ऊपर था, जैसे ड्रग्स, सोने की तस्करी और प्रोस्टिट्यूशन। और उसके आदमी दुकानदारों और बिजनेसमैनों से हफ्ता भी वसूलते थे। अगर कोई उनके खिलाफ जाता था, उसे मार दिया जाता था। लोगों के बीच डी कंपनी का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने से डरते थे। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि उस दौरान डी कंपनी का 500 करोड़ रुपए बॉलीवुड पर लगता था। उस वक्त मुंबई कमिश्नर ए खान, जिनके अंडर 32 पुलिस स्टेशन आते थे, उन्होंने अंडरवर्ल्ड की जड़ों को उखाड़ने का फैसला किया। ए खान कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स ढूंढ रहे थे जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और अंडरवर्ल्ड से बेखौफ लड़ सके। इन्होंने अपने खबरी एक्टिव कर दिए, मगर इनकी पूरी नजर दाऊद की गैंग पर थी। 1991 में ए खान के खबरी ने 2 गैंगस्टर्स के नाम बताए जो लोखंडवाला में थे। उनको पकड़ने के लिए 200 के करीब पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे थे। जिस जगह पर गैंगस्टर्स छुपे हुए थे वह एक रिहायशी एरिया था, मगर पूरे एरिया को पुलिस ने घेर लिया था और उन गैंगस्टर्स को सरेंडर करने के लिए बोला गया। मगर उनके पास भी AK-47 थी, जिसके वो लोग लगातार पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने वहां पर मौजूद 7 गैंगस्टर्स को मार गिराया। उनमें से 2 गैंगस्टर्स ऐसे थे जो डी कंपनी के मशहूर माफिया थे, जिनका नाम था दिलीप बुआ और माया डोलस। इन दोनों ने सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं जुल्म ढाया, बल्कि पहले काफी पुलिस वालों को भी मार चुके थे। इनकी मौत की खबर के बाद लोगों के बीच एक उम्मीद का दिया जग गया था कि पुलिस वाले भी कुछ कर सकते थे। पूरी मीडिया और आम जनता इस शूट आउट के बाद पुलिस की सराहना करने लगी। इस शूट आउट को नाम दिया एनकाउंटर। 1992 में प्रदीप शर्मा की शिफ्टिंग हो गई क्राइम ब्रांच में। किसी भी इंसान को अधिकार नहीं है दूसरे इंसान को मारने का, मगर अपने बचाव के लिए ये काम करना पड़ता है। उसी तरह जब प्रदीप शर्मा ने अपना पहला एनकाउंटर किया, उसके बाद उन्हें ये समझ नहीं आया कि उन्होंने सही किया या गलत। सबसे बड़ा सवाल था कि डी कंपनी या कहीं ये गैंगस्टर्स का गिरोह इतना बड़ा कैसे बना। इनकी नजर गरीब जवान लड़कों पर होती थी, जो लड़के किसी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और कुछ बड़ा करना चाहते थे। पैसे के लिए ये जवान लड़के इनके साथ काम करना शुरू कर देते थे। पहले इन लड़कों को छोटा मोटा काम दिया जाता था ताकि इन्हें गिल्ट महसूस ना हो, और बड़े गैंगस्टर्स इन नए लड़कों की खूब तारीफ करते थे ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और आपस में भाईचारा भी बढ़े। मगर धीरे धीरे यही नए लड़के कब बड़े गैंगस्टर्स बन जाते थे, उन्हें खुद भी नहीं पता लगता था। छोटे मोटे एनकाउंटर मुंबई में हो रहे थे। लोग पुलिस की सराहना कर रहे थे, मगर इन छोटे मोटे एनकाउंटर से दाऊद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो मुंबई छोड़कर दुबई चला गया था और दुबई से ही पूरे बिजनेस को संभालता था। 6 दिसंबर 1992 के दंगे की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू हुई, जहां मुसलमानों की मस्जिद गिरा दी गई। इसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। मुंबई में भी इन दंगों की वजह से 900 के करीब लोग मारे गए। लोगों ने इन दंगों में पुलिस वालों को भी दोषी बनाया। शुरुआत में दाऊद ने इन मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं की, मगर जब बहुत लोगों ने दाऊद को ये बोला, तुम मुस्लिम होकर भी अपने महजब के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। उसी दौरान पुलिस ने श्रीकांत देसाई, जो कि दाऊद का एक खास आदमी था, उसे मार गिराया, जिस वजह से मुंबई के बिजनेस का तालमेल बिगड़ गया था। उन दंगों के जवाब में दाऊद ने 12 मार्च 1993 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत बड़ा धमाका करवाया। साथ में 12 के करीब अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट किए गए। इसमें 250 के करीब लोग मारे गए। इन धमाकों के बाद दाऊद को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। 1997 में टी सीरीज के
के मालिक गुलशन कुमार को बड़ी बेरहमी से दाऊद के आदमियों ने मार दिया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे सबूत के बिहाफ पर दाऊद को दोषी पाया। तब पुलिस कमिश्नर RD त्यागी ने बहुत बड़ा फैसला किया कि जहां गैंगस्टर वहां सीधा एनकाउंटर। पुलिस ऑफिसर्स को खुलेआम गैंगस्टर्स को मारने का ऑर्डर मिला और बिना रोक टोक वाली पावर। हर हफ्ते एनकाउंटर हो रहा था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लगातार गैंगस्टर्स को मार रहे थे। जब लगातार गैंगस्टर्स मारे जाने लगे तब AA खान पुलिस कमिश्नर को ऐसा लगा किसी को भी किसी दूसरे इंसान को खुलेआम मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने रिजाइन देकर पुलिस कमिश्नर की पोस्ट छोड़ दी। इधर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लगातार फेम पा रहे थे। मीडिया और आम जनता उन्हें हीरो की तरह देख रही थी। मगर उसी दौरान एक जर्नलिस्ट इंडिया में था जिसने अभी अभी एनकाउंटर कॉप्स के बारे में पढ़ा था। उस जर्नलिस्ट का नाम था एलेक्स पेरी। वो उस वक्त टाइम मैगजीन्स के लिए काम करते थे। उन्होंने एनकाउंटर कॉप के बारे में अखबार में पढ़ा था, मगर उन्हें अपनी रिसर्च के दौरान एक बात बहुत अजीब लगी कि हर बार गैंगस्टर्स के पास AK-47 होती थी और कॉप के पास सिंपल सी पिस्टल। उसके बावजूद भी ये लोग 100 गैंगस्टर्स को कैसे मार सकते थे, वो भी बिना किसी खरोच के। मगर धीरे धीरे एनकाउंटर कॉप्स के बीच भी कंपटीशन शुरू हो गया था। उस वक्त प्रदीप शर्मा का एनकाउंटर का नंबर सबसे ऊंचा था। उन्होंने 100 के करीब गैंगस्टर्स को मारा था। एनकाउंटर कॉप्स के बारे में पढ़ने के बाद एलेक्स पेरी की क्यूरियोसिटी और बढ़ी और फिर उन्हें प्रदीप शर्मा का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। उस इंटरव्यू में प्रदीप शर्मा ने कुछ ऐसी बातें बोली जो एलेक्स पेरी को सही नहीं लगी। प्रदीप शर्मा को एनकाउंटर कॉप बनने में मजा आने लगा था। जब 2003 में एलेक्स पेरी का लिखा इंटरव्यू टाइम मैगजीन पर छपा तब काफी लोगों को महसूस हुआ कि इन एनकाउंटर कॉप्स ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए फेक एनकाउंटर भी किए हैं। फिर सबने अपना रुख बदला और प्रदीप शर्मा को उनकी जॉब से रिमूव कर दिया गया और उनके ऊपर फेक एनकाउंटर की कार्रवाई शुरू हुई। धीरे धीरे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। अब पूरी मीडिया फेक एनकाउंटर पर बिलीव करने लगी थी। मीडिया उन्हें क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म बोलने लगी थी। लखन भैया नाम का एक आदमी एनकाउंटर में मारा गया था। फिर उनकी मौत को मर्डर बोलकर उनके भाई ने कोर्ट में अर्जी दी थी। इस मामले में प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया गया, मगर प्रदीप शर्मा इस एनकाउंटर में शामिल होने की बात को इनकार करते रहे। 2006 में प्रदीप शर्मा को लखन भैया फेक एनकाउंटर के मामले में अरेस्ट किया गया, मगर 2011 में लखन भैया केस का इकलौता गवाह अनिल भेड़े ट्रायल के कुछ घंटे पहले ही गायब हो गया। फिर उसकी सड़ी गली लाश मिली। प्रदीप शर्मा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, इसलिए 2011 में प्रदीप शर्मा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। धीरे धीरे मुंबई एक आम शहर की तरह बन गई। अब मुंबई में एक भी गैंगस्टर नहीं बचे थे। आपको इस मामले में क्या लगता है कि प्रदीप शर्मा पर गवर्नमेंट ने फेक एलिगेशन लगाए या सच में इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के हाथों फेक एनकाउंटर भी हुए थे? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।